नमस्कार। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम सीधे अर्थव्यवस्था के उस मुद्दे पर बात करेंगे जिसने सबको चौंका दिया है। 2026 में भारतीय रुपये की ऐतिहासिक गिरावट। हमारा मकसद यहाँ भारी भरकम जार्गन का इस्तेमाल करना नहीं है, बल्कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स अर्थचक्र को बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करना है। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। 90 रुपये प्रति डॉलर, ये कोई आम नंबर नहीं है ना। ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक बैरियर था। हाल के मार्केट ट्रेंड्स में रुपया 90 का स्तर तोड़कर 95 के ऐतिहासिक निचले स्तर तक लुढ़क गया। जब करेंसी इतनी तेजी से गिरती है तो इसका सीधा असर पूरे अर्थव्यवस्था के हर कोने में महसूस होता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम 2026 में रुपए की गिरावट को समझेंगे, फिर टैरिफ और एफपीआई आउटफ्लोस पर बात करेंगे, उसके बाद अर्थव्यवस्था पर इसके असर को देखेंगे, फिर हम जानेंगे आरबीआई की सॉफ्ट डिफेंस रणनीति और मल्टीलैटरल स्वैप लाइन्स के बारे में, और आखिर में फ्यूचर आउटलुक पर नजर डालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, 2026 में रुपए की गिरावट। अब डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन, ये शब्द हम रोज सुनते हैं। सिंपल सी बात है, जब डॉलर की डिमांड रुपए से ज्यादा हो जाए तो रुपया कमजोर होता है, यानी डेप्रिशिएट करता है। इससे एक्सपोर्टर्स को तो फायदा होता है, लेकिन इंपोर्ट काफी महंगा हो जाता है, और यही महंगा इंपोर्ट आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। और अगर हम इस डेटा को देखें तो ये एकदम साफ हो जाता है कि ये गिरावट कोई रातों रात नहीं हुई है। 2023 में जो मामूली सी 1.5% की गिरावट थी, वो धीरे धीरे स्नोबॉल होती गई, और 2026 आते आते हम 91 से 93 और फिर सीधे 95 के लेवल पर आ गिरे। ये एक ऐसा ग्रेजुअल स्लाइड था जो आखिरकार एक बड़े संकट में बदल गया। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, टैरिफ और एफपीआई आउटफ्लोज। देखते हैं किन चीजों ने आग में घी का काम किया। इसके पीछे मुख्य रूप से 4 ग्लोबल फैक्टर्स रहे। पहला, अमेरिका में हाई इंटरेस्ट रेट्स जो दुनिया भर से कैपिटल को अपनी तरफ खींच रहे हैं। दूसरा, कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की लगातार बढ़ती कीमतें। तीसरा, अमेरिका द्वारा लगाए गए अनप्रेसिडेंटेड टैरिफ्स। और चौथा, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआईज की भारी निकासी। जब भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ती है, लोग सेफ हेवन मानकर अमेरिकी डॉलर की तरफ भागते हैं। जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। अमेरिका ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के जरिए जो ड्यूटी बढ़ाई, उसने भारतीय एक्सपोर्टर्स की कमर तोड़ दी। जेम्स एंड ज्वेलरी, जिस पर पहले 0 से 7% टैक्स था, वो सीधे 25% हो गया। ऑटो कंपोनेंट्स और केमिकल्स पर जो टैक्स सिर्फ 2.5% और 4% हुआ करता था, उसे भी बढ़ाकर 25% कर दिया गया। ये कोई छोटे मोटे बदलाव नहीं थे, ये मार्केट को पूरी तरह डिसरप्ट करने वाले कदम थे। और अब ये फिगर देखिए, 1.5 लाख करोड़। ये वो भारी भरकम अमाउंट है जो एफपीआईज ने सिर्फ 2025 में भारतीय इक्विटी मार्केट से निकाल लिया है। जाहिर है, जब इतनी बड़ी मात्रा में पैसा देश से बाहर जाएगा तो रुपए पर बहुत ही भयानक दबाव पड़ेगा। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इन सब ग्लोबल चीजों का हमारे घर यानी डोमेस्टिक इकोनॉमी पर क्या असर हुआ? असर ये हुआ कि हम एक बहुत ही खतरनाक विशियस साइकिल यानी दुष्चक्र में फंस गए। भारत अपनी जरूरत का लगभग 88% कच्चा तेल इंपोर्ट करता है। अब रुपया कमजोर होगा तो तेल के लिए ज्यादा डॉलर चुकाने पड़ेंगे। इससे देश के अंदर महंगाई बढ़ेगी, और वो बढ़ती महंगाई रुपये को और नीचे गिराएगी। हमारी ये इंपोर्ट डिपेंडेंसी सच में एक ऐसा एंकर है जो करेंसी को ऊपर उठने ही नहीं देता। चलिए रुक करते हैं सेक्शन 4 की तरफ, आरबीआई की सॉफ्ट डिफेंस रणनीति। इस तूफान में रिजर्व बैंक क्या कर रहा है? ऐसे समय में रिजर्व बैंक मूक दर्शक नहीं रहता। वो विदेशी मुद्रा बाजार में सीधा हस्तक्षेप करता है। रुपए को क्रैश होने से बचाने के लिए आरबीआई अपने पास से डॉलर बेचना शुरू करता है। आपको बता दें कि FY25 की दूसरी छमाही में आरबीआई ने $43 बिलियन का नेट सेल ऑफ किया। ये बाजार को स्टेबलाइज करने के लिए उठाया गया एक बहुत ही मैसिव कदम था। लेकिन उनका तरीका क्या है? आरबीआई किसी एक फिक्स रेट को डिफेंड नहीं कर रहा, बल्कि उनका अप्रोच एक सॉफ्ट डिफेंस का है। वो सिर्फ अपने रिजर्व से डॉलर नहीं बेचते, बल्कि ऑफशोर एनडीएफ यानी नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड मार्केट्स का भी रणनीतिक इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही वो स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशंस भी चलाते हैं। अब ये स्टेरिलाइजेशन क्या है? देखिए, जब आरबीआई मार्केट में डॉलर बेचता है तो सिस्टम से रुपया खिंच जाता है, जिससे लिक्विडिटी कम हो जाती है। इसे बैलेंस करने के लिए आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदता या बेचता है।
इससे ये तय होता है कि मार्केट में पैसे की कमी ना हो और इंटरेस्ट रेट्स में कोई अचानक उछाल ना आए। हमारा 5वां सेक्शन है बहुपक्षीय स्वैप लाइनें। देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर हमारे पास क्या बैकअप है। सिर्फ डोमेस्टिक टूल्स ही नहीं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स भी हमारे लिए एक शील्ड का काम करते हैं। भारत के पास जापान के साथ $75 बिलियन तक की बायलैटरल स्वैप लाइन है। इसके अलावा सार्क स्वैप फैसिलिटी और यूएस फेडरल रिजर्व की स्वैप लाइनें भी हैं। इसका मतलब यह है कि इमरजेंसी पड़ने पर हम अपनी लोकल करेंसी के बदले सीधे डॉलर ले सकते हैं। ये व्यवस्थाएं सट्टेबाजों को दूर रखती हैं और मार्केट में कॉन्फिडेंस बनाए रखती हैं। और अब आखिरी सेक्शन, भविष्य का दृष्टिकोण। आगे का रास्ता कैसा दिखता है? सबसे अहम बात जो हमें समझनी है वो ये कि आरबीआई का इंटरवेंशन एक टेम्पररी बैंडेड है, परमानेंट इलाज नहीं। स्टेबिलिटी के लिए हमें लॉन्ग गेम खेलना होगा। हमें क्रूड ऑयल जैसी चीज़ों पर अपनी निर्भरता घटानी होगी, उनके विकल्प खोजने होंगे और सबसे ज़रूरी अपनी एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को मजबूत करना होगा। यही असली स्ट्रक्चरल बदलाव है। तो इसी के साथ हम एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल पर आ जाते हैं। सेंट्रल बैंक का ये सॉफ्ट डिफेंस बफर कभी ना कभी तो खत्म होगा ही, तो क्या उससे पहले हमारी अर्थव्यवस्था एक स्ट्रक्चरल बैलेंस हासिल कर पाएगी? क्या हम अपना इंपोर्ट घटाकर एक्सपोर्ट बढ़ा पाएंगे? भारत के इकोनॉमिक फ्यूचर की दिशा इसी सवाल के जवाब पर निर्भर करेगी। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।